नमस्ते। आज की इस क्लास में हम फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर 5 यानी फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स को अच्छे से समझेंगे। हम जानेंगे कि दवाइयां अलग-अलग रूप में जैसे कि टैबलेट्स, कैप्सूल्स या सिरप्स में क्यों आती हैं। ये एक पूरा चैप्टर कवर करने वाली क्लास है, तो आइए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? ये स्लाइड हमारे लिए एक रोड मैप की तरह है। चलिए एक एक करके इन टॉपिक्स को देखते हैं। सबसे पहला है वन टैबलेट्स कोटेड एंड अनकोटेड। वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट्स, सस्टेन्ड रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज, फास्ट डिसॉल्विंग, डबल लेयर्ड। इसका मतलब है कि हम टैबलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके ऊपर कोटिंग होती है या नहीं, और उनकी जो नई फॉर्म्स हैं उन्हें समझेंगे। दूसरा टॉपिक है टू कैप्सूल्स, हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। इसमें हम दो तरह के कैप्सूल्स यानी हार्ड और सॉफ्ट जिलेटिन से बने कैप्सूल्स के बारे में जानेंगे। तीसरा है थ्री लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस, सॉल्यूशन, सिरप, एलिक्सर, इमल्शन, सस्पेंशन, ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है जो दवाइयां लिक्विड फॉर्म में आती हैं और मुंह से ली जाती हैं, उनके अलग अलग प्रकार को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चौथा है फोर टॉपिकल प्रिपरेशंस, ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पेस्ट, जेल्स, लिनेमेंट्स एंड लोशंस, सपोजिटरीज एंड पेसरीज, नेजल प्रेपरेशंस, ईयर प्रेपरेशंस। ये वो दवाइयां हैं जो शरीर के ऊपर जैसे स्किन पर लगाई जाती हैं। पांचवा टॉपिक फाइव पाउडर्स एंड ग्रैन्यूल्स, इंसफ्लेशंस, डस्टिंग पाउडर्स, एफोवेसेंट पाउडर्स एंड एफोवेसेंट ग्रैन्यूल्स। इस सेक्शन में हम उन दवाइयों के बारे में बात करेंगे जो पाउडर या दानेदार फॉर्म में आती हैं। छठा सिक्स स्टेराइल फॉर्मुलेशंस, इंजेक्टेबल्स, आई ड्रॉप्स एंड आई ऑइंटमेंट्स। इसका मतलब है ऐसी दवाइयां जिनका स्टेराइल यानी पूरी तरह से कीटाणु मुक्त होना बहुत जरूरी है। और आखिरी टॉपिक है सेवन इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, सीरा, वैक्सीन्स, टॉक्सॉइड्स एंड देयर मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स। इसमें हम इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स जैसे वैक्सीन्स और सीरा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपने पहले टॉपिक टैबलेट से शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया, फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स आर सॉलिड, flat or biconvex dishes, unit dosage form prepared by compressing a drug or a mixture of drugs with or without diluents। इसका मतलब यह है कि इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार टैबलेट्स ठोस, चपटी या दोनों तरफ से उभरी हुई होती हैं। ये यूनिट डोसेज फॉर्म है, यानी एक टैबलेट में दवा की एक निश्चित मात्रा होती है। इसे दवाई या दवाइयों के मिश्रण को दबाकर यानी कंप्रेस करके बनाया जाता है। अगला पॉइंट है टैबलेट्स आर डिफाइंड एज सॉलिड, फ्लैट और बाइकॉन्वेक्स डिशेस प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेसिंग अ ड्रग और अ मिक्सचर ऑफ ड्रग्स विद और विदाउट डाइल्यूएंट्स। ये डेफिनेशन भी पहले जैसी ही है, बस थोड़े अलग शब्दों में। तीसरा पॉइंट, दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज, शेप एंड वेट। बिल्कुल साफ है कि टैबलेट्स अलग अलग आकार, प्रकार और वजन में आती हैं। चौथा पॉइंट है अकॉर्डिंग टू यूएसपी, tablet is defined as a compressed solid dosage form containing medicaments with or without excipients। USP यानी यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया के मुताबिक टैबलेट एक compressed solid dosage form है जिसमें दवाई के साथ साथ एक्सिपिएंट्स यानी सहायक पदार्थ हो भी सकते हैं और नहीं भी। अब चलिए देखते हैं एडवांटेज ऑफ टैबलेट्स जिनके आगे प्लस का साइन बना है। दे आर ईजिली swallowed यानी इनको निगलना आसान होता है। दे आर ईजी टू कैरी, इन्हें अपने साथ कहीं भी ले जाना सुविधाजनक होता है। अनप्लेजेंट टेस्ट कैन बी मास्क्ड बाय शुगर कोटिंग, अगर दवाई का स्वाद अच्छा ना हो तो उस पर चीनी की परत चढ़ाकर उसे छुपाया जा सकता है। दे प्रोवाइड प्रोलॉन्ग स्टेबिलिटी टू मेडिकेमेंट, ये दवाई को लंबे समय तक स्थिर यानी स्टेबल रखती हैं जिससे वो जल्दी खराब नहीं होती। दे मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ डोसेज, इससे डोज की मात्रा बिल्कुल सटीक रहती है, ना कम ना ज्यादा। अब आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ टैबलेट्स पर जिनके आगे माइनस का साइन है। सम ड्रग्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड बिकॉज ऑफ देयर लो डेंसिटी एंड अमॉर्फस नेचर। कुछ दवाइयों को उनके कम घनत्व, डेंसिटी और अमॉर्फस नेचर की वजह से कंप्रेस करके टैबलेट बनाना मुश्किल होता है। ड्रग्स विद पोर वेटिंग, स्लो डिसोल्यूशन एंड लार्ज डोज आर डिफिकल्ट टू कन्वर्ट इनटू टैबलेट्स। जिन दवाइयों में पानी ठीक से नहीं मिलता, जो धीरे धीरे घुलती हैं या जिनकी डोज बहुत बड़ी होती है, उन्हें टैबलेट बनाना कठिन होता है। डिफिकल्ट टू स्वॉलो इन केस ऑफ चिल्ड्रन एंड अनकॉन्शियस पेशेंट्स, छोटे बच्चे और बेहोश मरीज इसे आसानी से निगल नहीं पाते। बिटर टेस्टिंग ड्रग्स, ड्रग्स विद एन ऑब्जेक्शनेबल ओडर और ड्रग्स दैट आर सेंसिटिव टू ऑक्सीजन may require encapsulation or coating. In such cases, a capsule may offer the best and lowest cost. कड़वी दवाइयां जिनकी गंध अच्छी ना हो या जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं, उन पर कोटिंग या इनकैप्सुलेशन जरूरी होता है। ऐसे मामलों में कैप्सूल एक बेहतर और सस्ता विकल्प हो सकता है। Some drugs resist compression into dense compacts owing to amorphous nature, low density character। ये पॉइंट पहले पॉइंट जैसा ही है कि कुछ दवाइयां अपने amorphous नेचर और कम डेंसिटी के कारण आसानी से कंप्रेस होकर ठोस टैबलेट नहीं बन पाती। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टैबलेट्स की। इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है ए, टैबलेट्स इंजेस्टेड ओरली, यानी वो टैबलेट्स जो मुंह से निगली जाती हैं। इसके अंदर आती हैं
कंप्रेस टैबलेट्स, मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स, एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स, फिल्म कोटेड टैबलेट्स, शुगर कोटेड टैबलेट्स और च्यूएबल टैबलेट्स। दूसरी कैटेगरी है बी, टैबलेट्स यूज्ड इन दी ओरल कैविटीज, यानी वो टैबलेट्स जो मुंह के अंदर ही इस्तेमाल होती हैं, उन्हें निगला नहीं जाता। इसके प्रकार हैं बक्कल टैबलेट्स, सबलिंगुअल टैबलेट्स, लॉजेंजेस और डेंटल कोन्स। तीसरी कैटेगरी है सी, टैबलेट्स एडमिनिस्टर्ड बाय अदर राउट्स, यानी जो दूसरे तरीकों से शरीर में डाली जाती हैं, जैसे कि इम्प्लांटेशन टैबलेट्स और वजाइनल टैबलेट्स। और चौथी कैटेगरी है डी, टैबलेट्स यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशंस, यानी जिनसे पानी में घोलकर सॉल्यूशन बनाया जाता है, जैसे एफरवेसेंट टैबलेट्स, डिस्पेंसिंग टैबलेट्स, हाइपोडर्मिक टैबलेट्स और टैबलेट ट्रिकोरेट्स। अब हम कोटेड टैबलेट्स को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। पहला पॉइंट, टैबलेट्स कैन बी आइदर कोटेड विद अ शुगर और फिल्म कोटिंग। इसका मतलब है कि टैबलेट्स पर या तो चीनी की या एक पतली फिल्म की परत चढ़ाई जा सकती है। दूसरा पॉइंट, अ कोटेड टैबलेट जनरली गोज डाउन ईजियर एंड विद लेस आफ्टर टेस्ट। एक कोटेड टैबलेट आमतौर पर आसानी से निगली जाती है और इसका बाद में आने वाला बुरा स्वाद भी कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट, इट कैन बी यूज्ड टू इंप्रूव प्रोडक्ट अपीयरेंस एंड ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज। साधारण शब्दों में कोटिंग का इस्तेमाल प्रोडक्ट को दिखने में बेहतर बनाने और उसकी ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज यानी स्वाद और गंध को सुधारने के लिए किया जाता है। चौथा पॉइंट, कोटेड टैबलेट्स हैव अ प्रोटेक्टिव लेयर। दिस कैन मेक देम टेस्ट बेटर, लास्ट लॉन्गर एंड बी ईजियर ऑन द स्टमक। कोटेड टैबलेट्स पर एक सुरक्षा देने वाली परत होती है। इससे उनका स्वाद बेहतर हो सकता है, वो ज्यादा समय तक चलती हैं और पेट के लिए भी हल्की होती हैं। आप देखते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोटिंग्स। पहली है शुगर कोटिंग, मेक्स द टैबलेट स्वीटर एंड मोर अपीलिंग। जैसा कि नाम से ही साफ है, शुगर कोटिंग टैबलेट को मीठा और आकर्षक बनाती है। इसका काम है टेस्ट एंड लुक को बेहतर करना। दूसरी है फिल्म कोटिंग, इज अ थिन लेयर दैट प्रोटेक्ट्स द टैबलेट विदाउट मेकिंग इट मच बिगर। यानी फिल्म कोटिंग एक पतली पॉलीमर की परत है जो टैबलेट को ज्यादा बड़ा किए बिना उसकी रक्षा करती है। इसका मुख्य काम है प्रोटेक्शन। तीसरी है एंटेरिक कोटिंग, प्रिवेंट्स द टैबलेट फ्रॉम डिसॉल्विंग इन द स्टमक सो इट कैन डिसॉल्व इन द इंटेस्टाइन्स इंस्टेड। एंटेरिक कोटिंग टैबलेट को पेट में घुलने से रोकती है ताकि वो आंतों यानी इंटेस्टाइन्स में जाकर घुले। ये बाईपास स्टमक एसिड यानी पेट के एसिड से दवाई को बचाती है। अब आते हैं अनकोटेड टैबलेट्स पर। Uncoated tablets are rougher, may be more difficult to swallow, and often leave a bad taste in the mouth if swallowed. बिना कोटिंग वाली टैबलेट्स थोड़ी खुरदुरी होती हैं, उन्हें निगलना मुश्किल हो सकता है और मुंह में कड़वा स्वाद छोड़ सकती हैं। They are generally single-layer tablets prepared by simple compression of granules or multi-layer tablets consisting of parallel layers prepared by compression of granules of different compositions. ये आमतौर पर एक ही परत की टैबलेट्स होती हैं जो ग्रैन्यूल्स को सिंपल दबाकर बनाई जाती हैं या फिर कई परतों वाली भी हो सकती हैं। द फॉर्मुलेशन ऑफ अनकोटेड टैबलेट्स इज टू बी च्यूड और टू इफेक्ट अ स्लो रिलीज एंड लोकल एक्शन ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट। इनका फॉर्मुलेशन या तो चबाने के लिए होता है या फिर एक्टिव इंग्रेडिएंट को धीरे धीरे रिलीज करके लोकल असर देने के लिए होता है। तो चलिए अब टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, फॉर्मुलेशन डिजाइन। इसमें सिलेक्ट द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी API based on its therapeutic effect. Choose appropriate excipients for binding, filling, lubrication and desired tablet properties. इसका मतलब है कि सबसे पहले API यानी मुख्य दवाई को उसके असर के आधार पर चुना जाता है, फिर बाइंडिंग, फिलिंग जैसे कामों के लिए सही एक्सिपिएंट्स चुने जाते हैं। अगला स्टेप है स्टेप 2, पाउडर प्रिपरेशन। Weigh both the API and excipients with high precision. Mill the ingredients to a uniform particle size. इसका मतलब है API और एक्सिपिएंट्स को बहुत सटीकता से तौला जाता है, फिर सभी इंग्रेडिएंट्स को पीसकर एक समान पार्टिकल साइज में लाया जाता है। स्टेप 3, ब्लेंडिंग। Thoroughly mix the milled powders in large blenders to achieve a homogeneous mixture. इसमें पीसे हुए पाउडर्स को बड़े ब्लेंडर्स में अच्छे से मिक्स किया जाता है ताकि एक समान मिश्रण तैयार हो जिससे हर टैबलेट में दवाई बराबर मात्रा में हो। अब हम टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। स्टेप 4, ग्रैन्युलेशन। ऑप्शनल, improves flow properties for powders that clump or compress poorly. ये स्टेप उन पाउडर्स के लिए है जो चिपकते हैं या ठीक से कंप्रेस नहीं होते। इसके दो तरीके हैं, वेट ग्रैन्युलेशन, जिसमें अ लिक्विड बाइंडर इज यूज्ड टू क्रिएट ग्रैन्यूल्स, मतलब एक लिक्विड डालकर दाने बनाए जाते हैं, और ड्राई ग्रैन्युलेशन, जिसमें पाउडर इज कंप्रेस्ड इनटू स्लग्स देन मिल्ड इनटू ग्रैन्यूल्स, यानी पाउडर को दबाकर पहले बड़े टुकड़े बनाते हैं फिर उन्हें पीसकर दाने बनाते हैं। Step 5, drying. If wet granulation, granules are dried to a specific moisture content for proper compression. अगर वेट ग्रैन्युलेशन किया गया है तो ग्रैन्यूल्स को सही कंप्रेशन के लिए एक निश्चित नमी तक सुखाया जाता है। Step 6, compression.
The tablet press uses dies and punches to compress the material into tablets. इस स्टेप में टैबलेट प्रेस मशीन डाइज और पंचेस का इस्तेमाल करके मटेरियल को दबाकर टैबलेट्स का आकार देती है। स्टेप 7 क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट्स फॉर वेट यूनिफॉर्मिटी, टैबलेट हार्डनेस, डिसइंटीग्रेशन रेट एटसेट्रा। इसमें टैबलेट के वजन, उसकी कठोरता और घुलने की दर जैसे जरूरी टेस्ट किए जाते हैं। स्टेप 8 कोटिंग ऑप्शनल टू मास्क टेस्ट, प्रोटेक्ट, कंट्रोल ड्रग रिलीज और एनहांस अपीयरेंस। ये स्टेप जरूरत के अनुसार किया जाता है। यहाँ एक बॉक्स में लिखा है रिमेंबर MPCE मास्क, प्रोटेक्ट, कंट्रोल, एनहांस। ये इस स्टेप के फंक्शंस को याद रखने का एक आसान तरीका है। स्टेप 9 पैकेजिंग एंड लेबलिंग टैबलेट्स अकाउंटेड एंड प्लेस्ड इन बॉटल्स और ब्लिस्टर पैक्स। लेबल इंक्लूड्स मेडिकेशन नेम, डोसेज इंस्ट्रक्शंस, एक्सपायरी डेट, स्पेशल हैंडलिंग रिक्वायरमेंट्स। आखिर में टैबलेट्स को गिनकर बॉटल या ब्लिस्टर पैक्स में डाला जाता है और उन पर जरूरी जानकारी वाला लेबल लगाया जाता है। अब देखते हैं वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट्स। सस्टेन रिलीज टैबलेट्स रिलीज ड्रग्स एट अ डिजायर्ड टाइम टू मेंटेन इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। ये टैबलेट्स दवाई को एक निर्धारित समय पर रिलीज करती हैं ताकि खून में दवाई का असर लंबे समय तक बना रहे। एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स ड्रग इज रिलीज्ड स्लोली ओवर टाइम अलाउइंग फॉर लेस फ्रीक्वेंट डोजिंग। ये टैबलेट्स दवाई को धीरे धीरे रिलीज करती हैं जिससे दवाई बार बार नहीं लेनी पड़ती। फास्ट डिसॉल्विंग dissolves or disintegrates quickly in the oral cavity with saliva। ये टैबलेट्स मुंह में रखते ही लार यानी सलाइवा से तुरंत घुल जाती हैं। डबल लेयर टैबलेट consists of 2 layers that can contain different drugs or release the same drug at different rates। इसमें 2 अलग-अलग लेयर्स होती हैं जिनमें या तो अलग दवाइयां हो सकती हैं या एक ही दवाई अलग-अलग दर से रिलीज हो सकती है। टैबलेट्स के बारे में जानने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है एक और पॉपुलर डोसेज फॉर्म कैप्सूल्स। ये क्या होते हैं और टैबलेट से कैसे अलग हैं? चलिए इसे समझते हैं। यहाँ हम कैप्सूल्स, हार्ड एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कैप्सूल की परिभाषा। They are solid dosage forms consisting of a single dose of drug enclosed in a water-soluble shell of a suitable form of gelatin। इसका मतलब है ये ठोस डोसेज फॉर्म है जिसमें दवाई की एक सिंगल डोज एक पानी में घुलनशील शेल के अंदर बंद होती है जो जेलेटिन से बना होता है। The outer shell is broken down in the digestive tract and the medication is absorbed। ये बाहरी शेल पाचन तंत्र में टूट जाता है और दवाई एब्जॉर्ब हो जाती है। 2 main types, hard shelled and soft gel। इसके 2 मुख्य प्रकार हैं। अब देखते हैं टाइप ऑफ कैप्सूल्स। 1 हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स और 2 सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स। पहले बात करते हैं 1 हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स की। यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाउडर्स और सॉलिड मेडिकमेंट्स। इनका इस्तेमाल पाउडर या ठोस दवाइयों को देने के लिए किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंड्रिकल हाफ्स, ए बॉडी, बी कैप। इसके 2 हिस्से होते हैं, एक बॉडी और एक कैप। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ऊपर वाला छोटा हिस्सा कैप है और नीचे वाला लंबा हिस्सा बॉडी है। The diameter of the body is slightly smaller than the cap, but the body is longer। सिंपल शब्दों में बॉडी का व्यास कैप से थोड़ा छोटा होता है, लेकिन बॉडी लंबाई में बड़ी होती है ताकि कैप उस पर आसानी से फिट हो सके। अब देखते हैं 2 सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स, ऑल्सो नोन एज सॉफ्ट शेल। इन्हें सॉफ्ट शेल भी कहते हैं। प्रिपेयर्ड फ्रॉम जेलेटिन, वाटर एंड अ प्लास्टिसाइजर, ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल। ये जेलेटिन, पानी और प्लास्टिसाइजर जैसे ग्लिसरीन या सॉर्बिटॉल से बनाए जाते हैं जो इन्हें नरम बनाता है। यूज्ड टू फिल मेडिकमेंट्स, फ्लेवर्स, फूड कॉन्सेंट्रेट्स, कॉस्मेटिक्स एटसेट्रा। इनका उपयोग दवाइयों, फ्लेवर्स, फूड कॉन्सेंट्रेट्स, कॉस्मेटिक्स आदि भरने के लिए होता है। यूज्ड फॉर फिलिंग लिक्विड्स, सेमी सॉलिड्स, वाइटामिन्स एटसेट्रा। इनमें आमतौर पर लिक्विड या सेमी सॉलिड चीजें जैसे विटामिन ई के कैप्सूल्स भरे जाते हैं। यूज्ड फॉर कंटेनिंग ईयर, आई, नोज एंड थ्रोट प्रिपरेशंस। इनका इस्तेमाल कान, आंख, नाक और गले की दवाइयों के लिए भी होता है। इस स्लाइड पर हम डिफरेंस बिटवीन हार्ड जेलेटिन एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स को इस टेबल के जरिए समझेंगे। चलिए पहली रो देखते हैं। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स, दे कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, बॉडी एंड कैप। यानी इसमें बॉडी और कैप 2 अलग हिस्से होते हैं। अब देखते हैं सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स। दे कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल यूनिट आफ्टर सीलिंग द 2 हाफ्स ऑफ द कैप्सूल्स। यानी ये 2 हिस्सों को सील करने के बाद एक सिंगल यूनिट बन जाता है। दूसरी रो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स, दे आर सिलिंड्रिकल इन शेप। ये बेलनाकार आकार के होते हैं। जबकि सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स, दे आर राउंड, ओवल एंड ट्यूब लाइक इन शेप। ये गोल, अंडाकार या ट्यूब जैसे आकार के होते हैं। तीसरी रो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स,
दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम जेलेटिन, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, कलरिंग एजेंट, शुगर्स। ये जेलेटिन, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, रंग और चीनी से बनाए जाते हैं। और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स, दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम जेलेटिन, प्लास्टिसाइजर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। ये जेलेटिन, प्लास्टिसाइजर्स और प्रिजर्वेटिव्स से बनाए जाते हैं। चौथी रो, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स, दे कंसिस्ट ऑफ मेडिकमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ पाउडर और ग्रैन्यूल्स। इनके अंदर दवाई पाउडर या ग्रैन्यूल्स के रूप में होती है। जबकि सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स, दे कंसिस्ट ऑफ लिक्विड्स और सॉलिड्स डिसॉल्व्ड इन सूटेबल एक्सिपिएंट्स टू गिव अ पेस्ट। इनके अंदर लिक्विड या पेस्ट के रूप में दवाई होती है। अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ कैप्सूल्स। द लेबर एंड प्रोडक्शन कॉस्ट इज लेस। इन्हें बनाने में मेहनत और पैसा कम लगता है। द अनप्लेजेंट टेस्ट एंड ओडर ऑफ मेडिकमेंट्स कैन बी मास्क्ड। दवाई का बुरा स्वाद और गंध इससे आसानी से छुप जाती है। दे आर स्मूथ एंड बिकम स्लिपरी ऑन मॉइस्चरिंग। ये चिकने होते हैं और गीले होने पर फिसलने लगते हैं, जिससे इन्हें निगलना आसान होता है। दे आर ईजली स्वॉलोड। इन्हें आसानी से निगला जा सकता है। एंटेरिक कोटिंग रिलीजेज द मेडिकमेंट इन द इंटेस्टाइन्स। इन पर भी एंटेरिक कोटिंग की जा सकती है ताकि दवाएं आंतों में रिलीज हो। दे आर ईजी टू हैंडल एंड कैरी। इन्हें इस्तेमाल करना और साथ ले जाना आसान है। दे आर अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस। ये दिखने में आकर्षक होते हैं। अब डिसएडवांटेज ऑफ कैप्सूल्स। हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स कैन नॉट बी फिल्ड इन कैप्सूल्स। ऐसी दवाइयां जो नमी सोखती हैं उन्हें कैप्सूल्स में नहीं भरा जा सकता क्योंकि वो जेलेटिन शेल को खराब कर सकती हैं। कैप्सूल्स कैन नॉट बी गिवन ओरली टू इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। छोटे शिशुओं और बच्चों को कैप्सूल्स मुंह से नहीं दिए जा सकते। The absorption rate of certain drugs like aspirin is reduced if given in capsules. कुछ दवाइयां जैसे एस्पिरिन अगर कैप्सूल में दी जाएं तो उनका अब्जॉर्प्शन शरीर में कम हो जाता है। सॉलिड फॉर्म्स जैसे टैबलेट्स और कैप्सूल्स के बाद अब हम आते हैं लिक्विड दवाइयों पर। ये उन लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं जिन्हें गोली निगलने में दिक्कत होती है। चलिए देखते हैं कि लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस क्या होते हैं। चलिए लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस को समझते हैं। पहला पॉइंट है medications formulated as liquids intended for oral administration। यानी ये वो दवाइयां हैं जिन्हें लिक्विड के रूप में बनाया जाता है ताकि उन्हें मुंह से लिया जा सके। दूसरा, made of active pharmaceutical ingredients APIs dissolved or suspended in a suitable liquid। इन्हें APIs को एक लिक्विड में या तो घोलकर या सस्पेंड करके बनाया जाता है। तीसरा, designed to be swallowed providing a convenient and often fast acting method of delivery। इन्हें निगलने के लिए डिजाइन किया गया है जो दवाई देने का एक सुविधाजनक और तेज असर वाला तरीका है। चौथा, कैन कम इन वेरियस टाइप्स सच एज सिरप्स, सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस, इमल्शंस एंड एलिक्सर्स। ये कई प्रकार के हो सकते हैं जैसे सिरप, सॉल्यूशन इत्यादि, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस। ईजियर टू स्वॉलो, आइडियल फॉर इन्फेंट्स, चिल्ड्रन और पीपल विद डिफिकल्टी स्वॉलोइंग पिल्स। इनका सबसे बड़ा फायदा है कि इन्हें निगलना आसान है, इसलिए ये शिशुओं, बच्चों और उन लोगों के लिए अच्छे हैं जिन्हें गोली निगलने में दिक्कत होती है। फास्टर अब्जॉर्प्शन, लिक्विड्स कैन डिसॉल्व क्विकर इन द स्टमक। ये जल्दी अब्जॉर्ब होते हैं क्योंकि लिक्विड पेट में जल्दी घुल जाते हैं। फ्लेक्सिबल डोसिंग, ईजियर टू एडजस्ट डोसेज। इनकी डोज को आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है जैसे 5 ml या 10 ml। टेस्ट मास्किंग, ऑफन हैव एडेड फ्लेवर्स। इनमें अक्सर एक्स्ट्रा फ्लेवर डाले जाते हैं ताकि स्वाद अच्छा हो। सूदिंग इफेक्ट, कैन बी सूदिंग फॉर सोर थ्रोट्स और कॉफ्स। ये गले की खराश या खांसी में आराम दे सकते हैं। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस। शॉर्टर शेल्फ लाइफ, मे डिग्रेड फास्टर। इनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, यानी ये सॉलिड फॉर्म्स के मुकाबले जल्दी खराब हो सकते हैं। बल्कि एंड इनकन्वीनियंट, डिफिकल्ट टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट और मेजर एक्यूरेटली। ये भारी और असुविधाजनक होते हैं। इनको स्टोर करना, ले जाना और सही मात्रा में नापना मुश्किल हो सकता है। रिस्क ऑफ स्पिल्स एंड कंटैमिनेशन, इनके गिरने और दूषित होने का खतरा रहता है। नॉट सूटेबल फॉर ऑल मेडिकेशंस, सर्टेन ड्रग्स मे नॉट बी स्टेबल इन लिक्विड फॉर्म। सभी दवाइयों के लिए ये सही नहीं है। कुछ दवाइयां लिक्विड फॉर्म में स्थिर नहीं रहती। मे रिक्वायर रेफ्रिजरेशन, कुछ को खराब होने से बचाने के लिए फ्रिज में रखने की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड ओरल प्रेपरेशंस देख रहे हैं। इस फ्लो चार्ट के मुताबिक लिक्विड डोसेज फॉर्म को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, मोनोफाजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म और बाईफाजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। मोनोफाजिक का मतलब है जिसमें सब कुछ आपस में घुलकर एक ही फेज बनाता है। इसमें आते हैं इंटरनल यूज जैसे कि सिरप, मिक्सचर, लिंक्ड सूज, एलिक्शर्स, और एक्सटर्नल यूज जैसे कि माउथ गार्गल्स, लोशंस, नेजल ड्रॉप्स। बाईफाजिक का मतलब है जिसमें 2 अलग अलग फेज होते हैं जैसे तेल और पानी। इसमें आते हैं इंटरनल यूज जैसे सस्पेंशन और एक्सटर्नल यूज जैसे इमल्शन। अब हम मोनोफाजिक को डिटेल में समझते हैं।
Monophasic dosage form refers to a liquid preparation containing two or more components in one phase system. It is represented by a true solution. इसका मतलब है ये एक ऐसा लिक्विड प्रिपरेशन है जिसमें दो या दो से ज्यादा घटक एक ही फेज में होते हैं, जैसे एक सॉल्यूशन जिसमें सब कुछ घुल जाता है. The component present in a large quantity is known as solvent, whereas the component present in a small quantity is termed as solute. जो घटक ज्यादा मात्रा में होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं और जो कम मात्रा में होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं. अब इसके एडवांटेज देखते हैं. इट इज ईजी टू स्वॉलो. इसे निगलना आसान है. इट्स एब्जॉर्प्शन इज फास्टर देन सॉलिड. ये ठोस चीजों से जल्दी एब्जॉर्ब होता है. इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय वेरियस राउट्स, ओरल, इंट्रामस्कुलर, एनिमा फॉर रेक्टल यूज एटसेट्रा. इसे कई तरीकों से दिया जा सकता है. अब डिसएडवांटेज देखते हैं. दे आर बल्की, सो डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर. ये भारी होते हैं, इसलिए इनका ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज मुश्किल है. वाटर इज कॉमनली यूज्ड एज अ व्हीकल विच इज प्रोन टू माइक्रोबियल ग्रोथ, सो एडिशन ऑफ अ प्रिजर्वेटिव इज नीडेड. इसमें आमतौर पर पानी का इस्तेमाल होता है जिसमें माइक्रोब्स आसानी से बढ़ सकते हैं, इसलिए प्रिजर्वेटिव डालना जरूरी है. ड्रग स्टेबिलिटी इज रिड्यूस बाय हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन. हाइड्रोलिसिस या ऑक्सीडेशन के कारण दवाई की स्टेबिलिटी कम हो जाती है. दे हैव अ शॉर्टर एक्सपायरी डेट देन सॉलिड डोसेज फॉर्म्स. इनकी एक्सपायरी डेट सॉलिड डोसेज फॉर्म से कम होती है. अब हम मोनोफेजिक के अंदर के टाइप्स देखते हैं. पहला है सॉल्यूशन. Solutions are liquid preparations containing one or more drug substances molecularly dispersed in a suitable solvent or a mixture of mutually miscible solvents. Solutions ऐसे liquid preparations हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा दवाइयां किसी solvent में पूरी तरह से घुली होती हैं. The two components of a solution are 1. Solvent, the phase in which dispersion occurs. 2. Solute, the phase which is dispersed in the solvent. जैसा हमने पहले देखा, सॉल्यूशन के दो घटक होते हैं, सॉल्वेंट जिसमें घोला जाता है और सॉल्यूट जिसे घोला जाता है. इसके एडवांटेज हैं. इजी टू स्वॉलो स्पेशली फॉर चाइल्ड एंड जेरियाट्रिक पेशेंट्स. इसे निगलना आसान है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए. इमीडिएट डाइल्यूशन इन द जीआई ट्रैक्ट फ्लूइड्स अवॉइड्स इरिटेशन. यह पेट में जाते ही तुरंत घुल जाता है जिससे जलन नहीं होती. नो इरिटेंट और टॉक्सिक इफेक्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड. इससे कोई जलन या विषैला प्रभाव नहीं होना चाहिए. फ्लेक्सिबल डोसिंग अकॉर्डिंग टू द वेट एंड एज ऑफ द पेशेंट. मरीज के वजन और उम्र के हिसाब से डोज को एडजस्ट किया जा सकता है. इसके डिसएडवांटेज हैं. स्टेबिलिटी इज पुअर ड्यू टू हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस के कारण इसकी स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होती. ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट ईजी बिकॉज दे आर बल्की. ये भारी होते हैं इसलिए ट्रांसपोर्ट आसान नहीं है. सूटेबल मीडियम फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ. इनमें माइक्रोब्स आसानी से पनप सकते हैं. डोज एक्यूरेसी इज लेस देन इन सॉलिड डोसेज फॉर्म्स. सॉलिड फॉर्म्स के मुकाबले इसमें डोज की सटीकता कम होती है. अब देखते हैं सिरप. दे आर साइलेंट, विस्कस, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज और अदर शुगर इन वाटर और एनी अदर सूटेबल एक्विस व्हीकल. सिरप्स गाढ़े और सुक्रोज या किसी और चीनी के पानी में बने हुए कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होते हैं. अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिरप. फ्लोचार्ट के अनुसार इसके 3 प्रकार हैं. 1. सिंपल सिरप. इसकी डेफिनेशन है अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन प्यूरिफाइड वाटर. कॉन्सेंट्रेशन इज 66% WYW. ये प्यूरिफाइड वाटर में सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है. एग्जाम्पल: जिंजर सिरप, लेमन सिरप. 2. मेडिकेटेड सिरप. एक्विस सॉल्यूशंस कंटेनिंग शुगर एंड एटलीस्ट 1 एक्टिव इंग्रेडिएंट. ये पानी का सोल्यूशन है जिसमें चीनी और कम से कम एक एक्टिव दवाई होती है. एग्जाम्पल: कफ सिरप, पैरासिटामोल सिरप. 3. फ्लेवर्ड सिरप. सिंपल सिरप विद नेचुरल और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स. ये सिंपल सिरप है जिसमें प्राकृतिक या कृत्रिम फ्लेवर्स डाले जाते हैं. इसका इस्तेमाल टेस्ट के लिए होता है. एग्जाम्पल: कॉफी, टी, केक, आइसक्रीम एटसेट्रा. अब बात करते हैं एलिक्सर्स की. एलिक्सर्स आर क्लियर, प्लेजेंटली फ्लेवर्ड, स्वीटेंड, हाइड्रोअल्कोहलिक लिक्विड प्रेपरेशंस फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन. एलिक्सर्स साफ, अच्छे स्वाद वाले, मीठे हाइड्रोअल्कोहलिक लिक्विड होते हैं जिन्हें मुंह से लिया जाता है. हाइड्रोअल्कोहलिक का मतलब है पानी और अल्कोहल का मिश्रण. मेन इंग्रेडिएंट्स आर एथेनॉल एंड वाटर, बट may also include glycerin, sorbitol, propylene glycol, flavoring agent, sugar and preservatives. इसके मुख्य घटक एथेनॉल और पानी है, पर इसमें ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल, फ्लेवर, चीनी और प्रिजर्वेटिव्स भी हो सकते हैं. May be medicated, e.g. antibiotics, sedatives और non-medicated used as flavors and vehicles. ये मेडिकेटेड हो सकते हैं या नॉन मेडिकेटेड भी, जिन्हें सिर्फ फ्लेवर या व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है.
The bitter and nauseous taste of certain drugs can be masked by adding flavoring sweetening agents. कुछ दवाइयों के कड़वे स्वाद को फ्लेवर डालकर छुपाया जा सकता है. Examples are paracetamol elixirs, chloral elixirs. Storage. Store in tightly closed, light-resistant containers and in a cool place. इसे कसकर बंद, रोशनी-रोधक बर्तनों में और ठंडी जगह पर स्टोर करना चाहिए. अब आते हैं emulsions पर. Emulsion is defined as a biphasic liquid dosage form containing a mixture of oil and water, and the addition of an emulsifying agent or emulgent to produce an emulsion. Emulsion एक biphasic liquid है जिसमें दो न घुलने वाली चीजें जैसे तेल और पानी का मिश्रण होता है और इन्हें मिलाने के लिए एक emulsifying agent डाला जाता है. अब देखते हैं classification of emulsion. A. According to the mode of dispersion. 1. OW oil in water. Oil is the internal phase, water is the external phase, X milk. इसमें तेल पानी के अंदर बिखरा होता है. इसका सबसे अच्छा उदाहरण दूध है. 2. WO water in oil. Water is the internal phase, oil is the external phase, X cod liver oil. इसमें पानी तेल के अंदर बिखरा होता है. B. In case of consistency. 1. Liquid emulsion, usually OW type and used parenterally, orally and externally. 2. Semi-solid emulsion, used for external purpose. C. According to particle size. 1. Coarse emulsion. 2. Micro emulsion. 3. Fine emulsion. यहाँ हम टाइप ऑफ emulsion को और डिटेल में देखेंगे. Water in oil emulsion, W/O. Dispersed phase is water and dispersion medium is oil. इसमें पानी तेल में फैला होता है. 2. Oil in water emulsion, O/W. Dispersed phase is oil and dispersion medium is water. इसमें तेल पानी में फैला होता है. अब टेबल में इनका अंतर देखते हैं. Difference between O/W and W/O emulsion. पहला कॉलम है O/W का. Water is the dispersion medium and oil is the dispersed phase. Non-greasy and easily removable from the skin. Preferred for internal use as bitter taste of oils can be masked. इसमें पानी मीडियम है और तेल डिस्पर्स्ड है. ये चिपचिपा नहीं होता और स्किन से आसानी से हट जाता है. इसे इंटरनल यूज के लिए पसंद किया जाता है. दूसरा कॉलम है W/O का. Oil is the dispersion medium and water is the dispersed phase. Greasy and not water washable. Preferred for external use like creams. इसमें तेल मीडियम है और पानी डिस्पर्स्ड है. ये चिपचिपा होता है और पानी से नहीं धुलता. इसका इस्तेमाल क्रीम्स जैसे एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स के लिए होता है. अब देखते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ emulsions. 1. Oil phase. The medicament or vehicle made up of fixed oil, mineral oil, volatile oil, or resin. 2. Aqueous phase. Freshly boiled and cooled purified water is used. 3. Antioxidant. Prevents the oil from oxidizing, enhancing stability. 4. Flavoring agent. Enhances palatability, e.g., pineapple, orange, mint. 5. Coloring agent. For identification and aesthetic appeal. अब हम biphasic liquid dosage form का अगला प्रकार देखते हैं. Suspension. A coarse dispersion in which insoluble solids are suspended in a liquid medium with the help of a suspending agent. इसका मतलब है कि इसमें ठोस कण एक लिक्विड मीडियम में सस्पेंड किए जाते हैं. वो घुलते नहीं, तैरते रहते हैं. इसके एडवांटेज हैं. Improve chemical stability, higher rate of bioavailability, drug can be dispensed as suspension. और disadvantage हैं. Physically unstable, sedimentation, यानी इसमें particles नीचे बैठ जाते हैं. Uniform drug delivery difficult to achieve. Stability is poor. Suspension containing diffusible solid and liquid and their preparation. Diffusible suspension comprising of light powder that are insoluble or sparingly soluble in the vehicle. यहाँ हम देखेंगे steps involved in the preparation of suspension containing diffusible solid. ये एक practical procedure है. पहला step, the solubility of all solid vehicle is checked in the mixture. Then, the amount of vehicle required to dissolve any soluble solid is calculated. All solid weight on an electronic balance. In a small beaker, all soluble solids are dissolved in the vehicle. Vehicle is added in small quantity and mixed with solid in a mortar and pestle to yield a smooth paste. Other vehicle is added in a small amount and mixed properly. इस step में solid को थोड़े से liquid के साथ पीस कर एक paste बनाया जाता है. Then the mortar washings are added to the conical measure. Now the remaining liquid ingredients are added to the mixture in the conical measure. इन सभी steps को follow करके एक suspension तैयार किया जाता है. अब अगला topic है Dry powders for reconstitution. These are usually drugs such as antibiotics
which lose their potency in a short period of time after being prepared in a liquid dosage form. कुछ दवाइयाँ जैसे एंटीबायोटिक्स लिक्विड फॉर्म में स्टेबल नहीं रहती और जल्दी खराब हो जाती हैं, इसलिए उन्हें सूखे पाउडर के रूप में बेचा जाता है और इस्तेमाल से ठीक पहले उसमें पानी मिलाकर सस्पेंशन बनाया जाता है। Establish how much of a drug is contained in a vial or bottle. Calculate the powder volume displacement of a reconstituted drug. Solve problems related to dry powders. अब तक हमने वो दवाइयाँ देखी जो खाई या पी जाती हैं। अब हम उन प्रेपरेशंस की बात करेंगे जो शरीर के ऊपर यानी स्किन पर लगाई जाती हैं। ये हैं टॉपिकल प्रेपरेशंस। चलिए टॉपिकल प्रेपरेशंस को समझते हैं। प्रेपरेशंस अप्लाइड टॉपिकली टू द स्किन और इंस्टिल्ड इनटू बॉडी कैविटीज। ये वो प्रेपरेशंस हैं जो स्किन पर या शरीर के कैविटीज जैसे नाक या कान में लगाई जाती हैं। Containers and closures should be different from those for oral preparations. इनके कंटेनर मुंह से ली जाने वाली दवाइयों से अलग होने चाहिए ताकि कोई confusion ना हो। Inhalation preparations should be packed in colorless fluted bottles. सांस से ली जाने वाली दवाइयों को खास तरह की bottles में पैक करना चाहिए। अब इसका पहला प्रकार देखते हैं ointments. Ointments are semi-solid preparations for external applications to skin or mucous membranes. ऑइंटमेंट्स सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस होते हैं जो स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर बाहरी इस्तेमाल के लिए होते हैं। दे फंक्शन एज स्किन प्रोटेक्टिव्स, एमोलियंस एंड व्हीकल्स फॉर ड्रग्स। ये स्किन की रक्षा करते हैं, उसे मुलायम बनाते हैं और दवाई के लिए व्हीकल का काम करते हैं। शुड बी केमिकली एंड फिजिकली स्टेबल, स्मूथ एंड फ्री फ्रॉम ग्रिटीनेस। ये स्थिर, चिकने और बिना किसी कंकड़ के होने चाहिए। एडवांटेज: ईजी टू हैंडल, अप्लाइड डायरेक्टली टू टारगेट एरिया, preferred by patients sensitive to other routes. Disadvantage: bulky, high production cost, may cause skin irritation, risk of contamination. अब देखते हैं pasts. Semi-solid preparations containing a large amount of finely powdered solids, starch, zinc oxide. ये भी semi-solid होते हैं, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाउडर होता है, जैसे starch या zinc oxide. They have high viscosity and stiffness. They form a protective coating over the applied area. ये बहुत गाढ़े और कठोर होते हैं। लगाने पर ये एक मोटी सुरक्षात्मक परत बना लेते हैं। अब टेबल में देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑइंटमेंट्स एंड पेस्ट्स। रो 1, ऑइंटमेंट्स लेस विस्कस होते हैं यानी कम गाढ़े, पेस्ट्स मोर विस्कस होते हैं यानी ज्यादा गाढ़े। रो 2, ऑइंटमेंट्स लेस स्टिफ होते हैं यानी कम कठोर, पेस्ट्स मोर स्टिफ होते हैं। रो 3, ऑइंटमेंट्स मोर ग्रीजी होते हैं यानी ज्यादा चिपचिपे, पेस्ट्स लेस ग्रीजी होते हैं। रो 4, ऑइंटमेंट्स में कम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स होती है, इसमें सॉलिड्स की मात्रा कम होती है। पेस्ट्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन ऑइंटमेंट, इसमें सॉलिड्स की मात्रा ऑइंटमेंट से ज़्यादा होती है। रो 5, ऑइंटमेंट्स में अलग अलग बेस इस्तेमाल हो सकते हैं। पेस्ट्स के लिए भी बताया गया है कि कौन से बेस इस्तेमाल हो सकते हैं। अब अगला टॉपिकल प्रेपरेशन है जेल्स। जेल्स आर एक्वस कोलॉइडल सस्पेंशंस ऑफ हाइड्रेटेड फॉर्म्स ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंसेज। जेल्स आमतौर पर वाटर बेस्ड ट्रांसपेरेंट प्रेपरेशंस होते हैं, used to deliver drugs orally, topically and via injection. इनका इस्तेमाल दवाई को मुंह से, स्किन पर या इंजेक्शन के जरिए देने में होता है। A gel refers to the semi-solid, three-dimensional matrix formed from a gelling agent added to a solvent and active ingredient mixture. Example: aluminum hydroxide gel, etc. अब बात करते हैं कोल्ड क्रीम की। An emulsion, which when applied on the skin, produces a cooling effect due to slow evaporation of water. कोल्ड क्रीम एक एमल्शन है। इसे लगाने पर इसमें से पानी इवेपोरेट होता है, जिससे स्किन पर ठंडक महसूस होती है। जनरली प्रिपेयर्ड बाय इमल्सिफिकेशन ऑफ ऑयल एंड वाटर। ये आमतौर पर तेल और पानी के इमल्सिफिकेशन से बनाई जाती है। मॉडर्न फॉर्मुलेशंस यूज मिनरल ऑयल्स इंस्टेड ऑफ वेजिटेबल और एनिमल फैट्स। आजकल इसमें वेजिटेबल या एनिमल फैट की जगह मिनरल ऑयल का इस्तेमाल होता है। अब है लिनेमेंट्स, लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस मेंट फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन। ये लिक्विड या सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस हैं जो स्किन पर लगाने के लिए होते हैं। दे आर अप्लाइड टू द स्किन विथ फ्रिक्शन एंड रबिंग। इन्हें स्किन पर रगड़कर या मालिश करके लगाया जाता है, जैसे दर्द दूर करने वाले तेल। शुड नॉट बी अप्लाइड टू ब्रोकन स्किन बिकॉज इट मे कॉज एक्सेसिव इरिटेशन। एक ज़रूरी बात, इन्हें कटी हुई स्किन पर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा जलन हो सकती है। एग्जाम्पल्स: कैम्फर लिनेमेंट्स, सोप लिनेमेंट्स, एक्सेट्रा। अब एक अलग तरह का डोसेज फॉर्म देखते हैं, सपोजिटरीज। इसकी पहली परिभाषा है a solid dosage form intended for use in the rectum, vagina or urethra. After insertion, they melt or dissolve at body temperature to release the medicament. ये एक solid dosage form है जिसे rectum, vagina या urethra में इस्तेमाल किया जाता है।
अंदर डालने के बाद ये शरीर के तापमान पर पिघल जाती है और दवाई रिलीज करती है। दूसरी परिभाषा है सेमी सॉलिड और सॉलिड बेस्ड डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकमेंट फॉर इंसर्शन इनटू अ बॉडी कैविटी अदर देन द माउथ, अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स। ये अलग अलग आकार में उपलब्ध हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। राउंड, ओवल, लॉन्ग ओवल, टीयर ड्रॉप, बुलेट और टैम्पॉन। टाइप ऑफ सपोजिटरी: ए रेक्टल सपोजिटरी, रेक्टम के लिए। बी वजाइनल सपोजिटरी, वजाइना के लिए। सी नेजल सपोजिटरी, नाक के लिए। डी यूरेट्रल सपोजिटरी, यूरेथ्रा के लिए। ई ईयर सपोजिटरी, कान के लिए। अब इसके एडवांटेज देखते हैं। ड्रग्स आर रैपिडली अब्सॉर्ब्ड इन रेक्टल म्यूकोसा। दवाई रेक्टल म्यूकोसा में तेजी से अब्सॉर्ब हो जाती है। ड्रग्स सेंसिटिव टू एसिडिक पीएच ऑफ स्टमक कैन बी एडमिनिस्टर्ड सेफली। जो दवाइयां पेट के एसिड से खराब हो जाती हैं, उन्हें इस रूट से सुरक्षित रूप से दिया जा सकता है। नॉन सिरेटिंग एंड बिटर ड्रग्स कैन बी इजीली एडमिनिस्टर्ड टू चिल्ड्रन, ओल्ड पर्सन्स एंड अनकॉन्शियस पेशेंट्स। इसे बच्चों, बुजुर्गों और बेहोश मरीजों को आसानी से दिया जा सकता है। कैन बी इंसर्टेड फॉर रैपिड एक्शन ऑन द रेक्टम और टू प्रमोट बाउल इवैक्यूएशन। यूनिट डोसेज फॉर्म, नो डोज वेरिएशन। कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन प्रोलॉन्ग्ड एक्शन ऑफ अ ड्रग। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ सपोजिटरीज। इरिटेंट ड्रग्स कांट बी एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट। ऐसी दवाइयां जो जलन पैदा करती हैं, उन्हें इस रूट से नहीं दिया जा सकता। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग थ्रू रेक्टम इज इरेगुलर। रेक्टम से दवाई का एब्जॉर्प्शन अनियमित हो सकता है। दे रिक्वायर केयरफुल स्टोरेज टू मेंटेन देयर शेप। इनका आकार बनाए रखने के लिए इनको आवश्यक स्टोरेज, जैसे ठंडी जगह, की जरूरत होती है। देयर इज अ लीकिंग प्रॉब्लम ऑफ मटेरियल विच इज अनकंफर्टेबल। दे शुड हैव अ मैक्सिमम डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ 30 मिनट्स। अब अगला टॉपिक है पेसरीज, सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकमेंट मेंट फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द वजाइना। पेसरीज सपोजिटरीज जैसे ही होते हैं, लेकिन इन्हें स्पेसिफिकली वजाइना में यूज के लिए बनाया जाता है। दे आइदर मेल्ट और डिसॉल्व इन कैविटी फ्लूइड्स टू रिलीज अ मेडिकमेंट एंड एक्सर्ट अ लोकल एक्शन। ये या तो पिघल जाते हैं या घुल जाते हैं और लोकल असर दिखाते हैं। एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड, एम्पिसिलिन, निस्टैटिन एटसेट्रा। अब है लोशंस, liquid suspensions or dispersions for external application to the skin without friction. Lotions liquid preparations हैं जिन्हें स्किन पर बिना रगड़े हल्के हाथ से लगाया जाता है। Usually contain alcohol, fastens drying, cooling sensation and glycerine keeps skin moist. इनमें आमतौर पर अल्कोहल और ग्लिसरीन होता है। Examples calamine lotion, salicylic acid lotion. आखिर में है ear drops, liquid preparations in which drugs are dissolved or suspended in a suitable vehicle. Water, dilute alcohol, glycerin and are instilled into the ear with a dropper. ये liquid preparations हैं जिन्हें ड्रॉपर की मदद से कान में डाला जाता है। Used for clearing the ear, drying weeping surfaces, softening wax and treating mild infections. Examples hydrogen peroxide ear drops, etc. इस स्लाइड पर हम नेजल ड्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। Aqueous solutions और liquid paraffin solutions for installation into the nostrils with a dropper. ये पानी या लिक्विड पैराफिन के सॉल्यूशंस होते हैं जिन्हें ड्रॉपर से नाक में डाला जाता है। कॉमनली यूज्ड फॉर एंटीसेप्टिक, लोकल एनाल्जेसिक और वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल एप्फ्रीड्रीन नेसल ड्रॉप्स। अब यहाँ एक प्रैक्टिकल उदाहरण दिया गया है, रिफैम्पिन 1% नेजल ड्रॉप्स। इसका फॉर्मूला टेबल में दिया गया है 100G बनाने के लिए, जैसे रिफैम्पिन 1G, पॉलीसॉर्बेट 80 300 मिलीग्राम और दूसरे इंग्रेडिएंट्स। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है 1. कैलकुलेट एंड वे इंग्रेडिएंट्स, यानी इंग्रेडिएंट्स को कैलकुलेट करके तौल लें। 2. हीट 90 ml वाटर टू 70 डिग्री सेल्सियस, स्प्रिंकल ऑन हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज व्हाइल स्टरिंग। पानी गर्म करके उसमें HPMC डालें। 3. कूल, ऐड रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स एंड स्टर अंटिल डिस्पर्स्ड। ठंडा करके बाकी चीजें मिलाएं। 4. Add water to final volume and mix well. आखिर में पानी डालकर फाइनल वॉल्यूम बनाएं। फिर इसके यूज, पैकेजिंग, लेबलिंग, स्टेबिलिटी और क्वालिटी कंट्रोल के बारे में जानकारी दी गई है। नीचे एक बहुत महत्वपूर्ण नोट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स दिया गया है। टॉपिकल प्रेपरेशंस, ऑइंटमेंट, सपोजिटरीज एंड पेसेरीज। नेजल प्रेपरेशंस, ईयर प्रेपरेशंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और लर्न ओनली डेफिनेशन फॉर एग्जाम्स, क्रीम्स, पेस्ट्स, जेल्स, लिनेमेंट्स एंड लोशंस। इसका मतलब है कि इन टॉपिक्स की सिर्फ डेफिनेशन ही याद करनी है। टॉपिकल प्रेपरेशंस के बाद चलिए वापस सॉलिड डोसेज फॉर्म्स पर आते हैं, लेकिन इस बार हम बात करेंगे उनकी जो महीन रूप में आते हैं, पाउडर्स और ग्रैन्यूल्स। यहाँ हम पाउडर्स एंड ग्रैन्यूल्स को समझेंगे। पहले है पाउडर्स, अ मिक्सचर ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रग एंड और केमिकल्स इन ड्राई फॉर्म, सॉलिड डोसेज फॉर्म फॉर इंटरनल/एक्सटर्नल यूज।
पाउडर दवाई या केमिकल्स का सूखे रूप में एक महीन मिश्रण होता है जिसे इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। इसका क्लासिफिकेशन है 1. बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज, 2. बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज, 3. सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर्स, 4. एफोवेसेंट ग्रैन्यूल्स, 5. कैशेट्स। अब देखते हैं बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज। A. Dusting powder. Contains substances like zinc oxide, starch. Should be sterilized, not for broken skin. जैसे prickly heat powder. B. Insufflation. Fine powders for application to body cavities, ear, nose, using an insufflator device or aerosol. C. Snuffs. Finely divided solids inhaled into nostrils. Antiseptics, bronchodilators. D. Douche powder. Used as antiseptic/cleansing agents for a body cavity. Example, vaginal. अब है advantage of powders. More stable than liquid dosage forms. Physician can prescribe specific amounts. Portable. ये liquid से ज़्यादा stable होते हैं. और disadvantage of powders. Not suitable for drugs with bitter/unpleasant taste. Not for deliquescent/hygroscopic drugs. इनका taste mask करना मुश्किल होता है. अब बात करते हैं effervescent powder की. Creates a carbonated drink when added to water. Useful for patients who can't take tablets/capsules. Example, Eno. पानी में डालने पर यह झाग वाला ड्रिंक बनाता है, जैसे Eno. और effervescent granules. Granular solid dosage form, usually composed of sodium bicarbonate, citric acid and tartaric acid, which react in water to liberate CO2. ये पाउडर का ही दानेदार रूप है। इसके फायदे और नुकसान भी दिए गए हैं। एडवांटेज है गुड फ्लोएबिलिटी और डिसएडवांटेज है प्रॉब्लम्स इन पैकेजिंग, स्टोरेज। अब हम इस चैप्टर के आखिरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर आ गए हैं, स्टेराइल और इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। इन प्रोडक्ट्स की खासियत इनका पूरी तरह से स्टेराइल यानी रोगाणु मुक्त होना है। यहाँ हम स्टेराइल फॉर्मुलेशंस और इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हैं स्टेराइल फॉर्मुलेशंस, डोजेज फॉर्म्स फ्री फ्रॉम एनी वायबल माइक्रोऑर्गेनिजम्स, डस्ट, फाइबर्स एंड फॉरेन पार्टिकल्स एंड शुड बी आइसोटोनिक। स्टेराइल फॉर्मुलेशंस ऐसे डोसेज फॉर्म्स हैं जिनमें कोई भी जीवित माइक्रो ऑर्गेनिज्म, धूल या बाहरी कण नहीं होते, जैसे इंजेक्शंस या आई ड्रॉप्स। इनका स्टेराइल होना बहुत जरूरी है। इंजेक्टेबल्स, इनके एडवांटेजेस हैं प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ डोज और डिसएडवांटेजेस हैं रिक्वायर्स ट्रेन्ड स्टाफ। आई ड्रॉप्स, एक्वस और ऑयली सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस इंस्टिल्ड इनटू द कंजंक्टिवल सैक ऑफ द आई। आई ऑइंटमेंट, placed in the conjunctival sac or on eyelid margins, thicker than drops, stay in the eye longer. अब है immunological products, सीरा, vaccines, toxoids and their manufacturing methods. ये हमारे immune system पर काम करते हैं. Immunological products, immunology, the study of the immune system. Immunization, the process of making a person immune to an infectious disease, typically via a vaccine. Sera, the clear pale yellow liquid that separates from the clot in coagulated blood, contains antibodies formed in another animal. जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जब खून को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो सीरम ऊपर अलग हो जाता है और नीचे ब्लड क्लॉटिंग रह जाती है। Vaccine, an antigenic substance used to provide immunity against a disease, contains dead bacteria, weak bacteria और toxins. वैक्सीन एक ऐसी चीज है जो बीमारी के खिलाफ इम्यूनिटी देती है। Toxoid vaccines, some bacteria release toxins, poisonous proteins. Toxoids are inactivated versions of these toxins. कुछ बैक्टीरिया जहरीले पदार्थ छोड़ते हैं जिन्हें टॉक्सिन्स कहते हैं। टॉक्सॉइड्स इन्हीं टॉक्सिन्स का इनएक्टिव रूप होते हैं। तो हमने सिंपल टैबलेट्स से लेकर कॉम्प्लेक्स स्टेराइल इंजेक्शंस तक कई तरह के डोजेज फॉर्म्स देखे। इन सबको जानने के बाद एक सवाल उठता है, इनमें से कौन सा डोजेज फॉर्म बनाना सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है और क्यों? क्या वो आसानी से कंटामिनेट हो जाने वाला लिक्विड है, या एक एक्यूरेट डोज वाली टैबलेट, या फिर एक पूरी तरह से स्टेराइल इंजेक्शन? इस पर जरूर सोचिए। इस पूरी क्लास को अटेंड करने के लिए धन्यवाद।